हम लोग इंडिया में रहते हैं और इंडिया में सिर्फ हम ही लोगों के पास कुछ राइट है ऐसा नहीं है। जो फॉरेनर्स आते हैं बाहर की कंट्री से, उन लोगों के पास भी कुछ राइट्स होते हैं। हम उन्हीं राइट को देखेंगे कि वो कौन कौन से अधिकार है जो विदेशियों को भी मिले हुए हैं। देखिए, जो भारत का संविधान है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 30 और 32 तक हमें कुछ कुछ चीज़ों के बारे में अधिकार देता है। जैसे हमें समानता के अधिकार मिलते हैं, हमें स्वतंत्रता के अधिकार मिले हुए हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिलता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है और संस्कृति की रक्षा का अधिकार भी हमें मिला हुआ है। लेकिन जो लोग फॉरेनर्स हैं उनका क्या? भाई, फॉरेनर्स को, ये फॉरेनर्स की लिस्ट है, इनको सभी फंडामेंटल राइट अवेलेबल नहीं है। इंडियंस को तो सभी राइट अवेलेबल्स हैं, पर फॉरेनर्स को सब राइट अवेलेबल नहीं है। उनमें से कुछ ही राइट्स को उनको दिया हुआ है। पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि फॉरेनर्स को राइट दिए क्यों जाए। ये 3 फॉरेनर्स की फोटो है आपके सामने। इंडियन लोग इनसे ज़्यादा किसी से परिचित नहीं है। द ग्रेट खली अमेरिका के नागरिक हैं, आलिया भट्ट यूनाइटेड किंगडम की नागरिक हैं, और सोनिया गांधी जो एक समय पर इटली की नागरिक हुआ करती थी। अपनी लाइफ में ये लोग किसी न किसी समय भारत में रहेंगे। अगर इन लोगों के पास कोई अधिकार ना ही हुआ, इन लोगों के पास कोई संरक्षण नहीं हुआ स्टेट का, तो ये कैसे अपना जीवन इंडिया में जिएंगे और कौन भारत में आना पसंद करेगा। इसलिए जो विदेशी हमारे यहाँ पर रहते हैं उन्हें हमें कुछ स्पेसिफिक पावर्स देनी पड़ती हैं, कुछ स्पेसिफिक शर्तें कि देखो एटलीस्ट वो भी एक इंसान है, वो भी एक मनुष्य है, और कोई भी उनके खिलाफ अपनी मनमर्जी की कार्यवाही नहीं कर सकता। हमें उनकी लाइफ को सिक्योर रखना होगा। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो है पाकिस्तान का। मैं चाहता हूँ कि आप उस वीडियो को देखें और समझें कि किसी विदेशी नागरिक का एक राइट होना, कुछ राइट उसके पास होना कितना ज़रूरी होता है विदेशी देश में। Drink. No, of course not. I You don't drink. medical- you I don't. medical- Only because I'm Christian, I don't drink. Your medical last me. You are driving. You are driving. Yeah. You are driving. Yes, I'm driving my own car. You of are, course. you are Yes, driving. Yes. Why? You are drunk. I'm not drunk. I'm driving my car. I don't drink. I don't drink alcohol. You drunk. Listen. You drunk. You please he- going to he- hospital. You are he was driving. investigation. He was driving. Okay, you drink or normal. What's your name? What's your name? Your name. Your good name. Excuse me. Your good name. Martin. Huh? My name is Martin. Which position? Commercial officer with the German consulate. You told you drink. No, I don't drink. I don't drink anyway. नहीं अगर ऐसा ही व्यवहार इंडियंस करने लगे फॉरेनर्स के साथ तो कौन आना पसंद करेगा और हम कैसे अपने आप को प्रोग्रेस कर पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि इंडिया में सब लोग संत आदमी हैं, सबका सब बुरा या पाकिस्तान में ही है। ये 4 लोग हैं, न्यूजीलैंड के निवासी हैं, इंडिया में रहते थे या रहते हैं, अभी तो ब्लैक लिस्टेड है। तो इनके साथ भी कई बार मिसबिहेव किया है एज अ फॉरेनर सिटीजन, क्योंकि इंडिया के नहीं थे, इसलिए इनके साथ भी कई बार इनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडिया में रहते हुए। तो हर कोई दूध का धुला नहीं है, इसीलिए हमें कुछ कुछ राइट्स देने पड़ते हैं विदेशी लोगों को भी। देखिए, राइट ऑफ इक्वालिटी, समानता का अधिकार है। उसमें अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? कानून के समक्ष सबको समानता होगी, चाहे वो देशी व्यक्ति हो या विदेशी। ये विदेशी व्यक्ति हंस रहा है। आप समझिए, अगर आलिया भट्ट और आप दोनों में कानून के समक्ष समानता नहीं है, आलिया भट्ट को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ नहीं है, तो आप जाइए उनके खिलाफ कोई भी फर्जी मुकदमा लिखवा दीजिए, उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, आपको प्राथमिकता से सुनवाई होगी और आलिया भट्ट जेल में सड़ती रहेंगे। इसी तरह कोई भी विदेशी नागरिक जो इंडिया में आता है, हमें उसको कानून के इक्वल रखना ही है। वरना आप खुद सोचिए, इंडिया में अगर कानून का राज होगा नहीं तो इंडिया की छवि एक अफगानिस्तान जैसे देश की बनेगी जहाँ मनमानी चलती है। तो ये राइट हमने दिया है विदेशियों को। आर्टिकल 15 क्या बोलता है? कुछ आधारों पर भेदभाव से रोक है। उसमें एक आधार जन्म स्थान भी है। भाई, आर्टिकल 15 बोलता है कि आपको जन्म स्थान के हिसाब से किसी से भेदभाव नहीं करोगे। किसी व्यक्ति का जन्म अगर इंग्लैंड में हुआ है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। देखिए, भारत के लिए, इसीलिए ये आर्टिकल विदेशों का अवेलेबल नहीं है। क्योंकि अगर किसी का जन्म स्थान केनिया है, किसी का जन्म स्थान अमेरिका है और वो इंडिया में आके अधिकार मांगने लगे तो ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। हम अपने लोगों को वो प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। आर्टिकल 16 क्या बोलता है? सरकारी नौकरी में अवसर की समानता। इसका तो नाम सुन के लग रहा है कि ये आर्टिकल, ये अधिकार अवेलेबल हो ही नहीं सकता विदेशियों को। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? छुआछूत का अंत। इसका क्या अर्थ हुआ? देखिए, छुआछूत का मैंने पहले ही बताया था। मतलब ये नहीं है कि आप किसी को टच करने से मना कर रहे हैं, आप किसी के साथ पास नहीं बैठना चाहते, आप किसी से दूर बैठना चाहते हैं, तो वो छुआछूत हुई नहीं। छुआछूत का मतलब है जब छोटी कास्ट के लोगों से या छोटी जाति के लोगों से बातचीत इस आधार पे नहीं करना चाहते कि वो छोटी कास्ट से संबंधित है, उसकी जाति के आधार पर आप उससे भेदभाव करते हो, उसको छुआछूत मानते हैं। विदेशी लोगों को ये अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि जो छुआछूत की परंपरा थी वो इंडिया के लोगों में, इंडिया के लोगों के लिए ही बनी थी। भाई, हम उन्हीं लोगों से तो भेदभाव करते थे ना जो हमारे देश की छोटी कास्ट थी। दैट्स वाई ये अधिकार फॉरेनर्स के पास अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्या है? उपाधियों का अंत। अब इसमें ये आदमी खुश हो रहा है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, इसका अर्थ ये नहीं है कि ये राइट अवेलेबल है फॉरेनर्स को। इसका अर्थ ये है कि अगर कोई फॉरेनर्स है, जस्ट लाइक अमेरिका का राजकुमार, या सॉरी अमेरिका का नहीं, इंग्लैंड का राजकुमार भारत में आया तो वो नाइटहुड की उपाधि कई बार उन्होंने ले रखी होती है। तो हम किसी को ये तो नहीं बोल सकते कि अगर आपके देश ने, आप विदेशी हो और आपके देश ने आपको कोई उपाधि दी, आपको नाइटहुड बना दिया, आपको सर बना दिया, तो आप इंडिया में आओ ही मत। ऐसा तो हम नहीं बोल सकते। बस हम ये कह सकते हैं कि देखो, हम अपने लोगों को कोई उपाधि नहीं देंगे। कोई दूसरे देश का दे रहा है तो देते रहो हमारी भला से, और वो हमारे देश आना चाहते हो तो आ जाइए, आपको मोस्ट वेलकम है। इसलिए ये जो अधिकार है ये भी फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। पर ये तो फिर खुश क्यों हो रहा है ये आदमी? इसलिए खुश हो रहा है कि जब भारत ये आएगा तो इसे अपनी उपाधि छोड़नी नहीं पड़ेगी, ये अपनी उपाधि के साथ ही भारत आ सकता है। ऑलराइट, आर्टिकल 19 हमें 6 राइट देता है अपने आप को एक्सप्रेस करने के।
ये भी राइट फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। क्यों अवेलेबल नहीं है? भाई अभिव्यक्ति की आज़ादी में अधिकतर यूज़ हम लोग करते हैं अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का। इकट्ठा होने की आज़ादी का हम यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा के जीवन में, आंदोलन में भी यूज़ करते हैं। अच्छा लेट्स सपोज़ अगर इकट्ठा होने की आज़ादी, राइट टू असेंबल, विदेशों को दे दिया जाता तो भारत में अगर इतने इकट्ठे होते कि दोबारा से हमें गुलाम बना लेते। तो इसलिए आर्टिकल 19 विदेशों को अवेलेबल नहीं है। इसी वजह से जो कार लोग के बारे में मैं आपको पहले बता रहा था, इन्हें भारत से 1 साल के लिए बैन किया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भारत की सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया था। भारत सरकार के खिलाफ आप प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जब आप भारत के नागरिक हो। इनकी पत्नी भारत की नागरिक है पर ये भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए इनको 1 साल के लिए बैन किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार, राइट ऑफ लिबर्टी, आर्टिकल 20 दोष सिद्धि के विरुद्ध अधिकार, ये विदेशों को बिल्कुल अवेलेबल होगा। आप किसी भी विदेशी को पकड़ के जेल में तो डालने से रहे, आप उसे पूरा मौका दोगे। हमने अजमल कसाब को मौका दिया था। आर्टिकल 21 जीवन की सुरक्षा, ऐसा नहीं है कि आलिया भट्ट आई आपने गोली चला दी उनके देहांत हो गया, आपको उनको फुल सिक्योरिटी देनी पड़ेगी लाइफ की। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार, ये तो एक बेसिक राइट है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी देश का हो, आपको उसे शिक्षित करना चाहिए, ह्यूमन राइट है। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार, आप विदेशी लोगों को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते कि वो विदेशी है। आर्टिकल 22 अवेलेबल नहीं है शत्रु देशों के लिए, और शत्रु देश वो होते हैं अगर हमारा पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा है तो शत्रु देश के निवासी हो जाएंगे। अगर युद्ध नहीं चल रहा है तो शत्रु देश के निवासी नहीं होंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये भी अवेलेबल हैं फॉरेनर्स को। क्यों? अगर शोषण के विरुद्ध अधिकार उन्हें नहीं दिए जाएंगे तो कोई भी नेपाल भूटान की लड़कियों को या महिलाओं को शारीरिक शोषण शुरू कर देगा, उन्हें लाएंगे क्योंकि वो भारतीय नागरिक नहीं है, उनका शोषण कर सकते हैं, इसलिए उनका एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू होगा। इसलिए अधिकार विदेशों को भी दिए गए हैं कि अगर आप भारत में आ रहे हैं तो हम गारंटी देते हैं कि आपका शोषण नहीं होगा। आर्टिकल 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, देखिए ये बहुत बड़ी हंसी है यहाँ पर। कारण क्या है? ये वो मूल अधिकार है जिसका दुरुपयोग विदेशी लोगों ने बहुत ज़्यादा किया है इंडिया में। ऑब्वियसली ये सबके सब अधिकार विदेशों को अवेलेबल हैं। इसका दुरुपयोग कैसा किया है? देखिए 1901 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन 35,434 थी। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। 2011 में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 74,13,801। आप खुद देख सकते हैं। इस फंडामेंटल राइट का यूज़ क्रिश्चियन मशीनरी ने इतना ज़्यादा किया है नॉर्थ ईस्ट की आदिवासी एरियो में कि वहाँ की पूरी डेमोग्राफी ही बदल दी है। तो ऑब्वियसली ये राइट तो अवेलेबल होंगे ही। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये राइट अवेलेबल नहीं है क्योंकि कल्चरल राइट है। कल्चर का मतलब भाई आर्टिकल 29 बात करता है आपकी स्क्रिप्ट क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है, उसको आप संरक्षित रख सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या बात करता है? जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकती है एजुकेशनल। तो माइनॉरिटीज़ एक देश में रहने वाले लोग ही तो हो सकते हैं भाई। अगर आप ये देखें कि मुसलमान पूरे विश्व को देखने लगे तो माइनॉरिटी नहीं रहेगी, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा। ईसाई भी माइनॉरिटी नहीं रहेंगे। तो जो अल्पसंख्यक की व्याख्या है वो आप अपने देश की जनसंख्या के आधार पर करते हैं, और जो अधिकार अल्पसंख्यक को दिए गए हैं वो विदेशों को तो दिए नहीं जा सकते। एक सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ याद करने की। आर्टिकल 14 विदेशों को अवेलेबल है और 20 से लेकर 28 ये विदेशों को अवेलेबल है। बाकी बीच के सारे आर्टिकल सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है। 14 + 22 28 बस आपको ये याद रखना है एग्जाम के लिए। तो फिर मैंने इतना सब कुछ बकवास क्यों की? ये सब इसलिए क्योंकि आपके मन में अगर आप इस ट्रिक को भूल जाएं तब आपके मन में कहानी ऑलरेडी मौजूद हो जो आपको समझा सके। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे। आर्टिकल 32 जो कुछ मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग बताना आर्टिकल 32 विदेशों को उपलब्ध होगा या नहीं होगा, सिर्फ आपको ये बताना है। इस वीडियो का एंड यहाँ पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।